मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेडा में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो द बैटल ऑफ द बुक्स बाय जॉनथन स्विफ्ट। जॉनथन स्विफ्ट का लिखा गया ये मॉक एपिक है। मॉक एपिक यानी जिसमें किसी विषय को लेकर, छोटे से विषय को लेकर के उस पर मजाक, हंसी मजाक करते हुए एक बहुत गहरी जो बात की जाती है वो मॉक एपिक कहलाता है। बैटल ऑफ द बुक, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, बैटल मतलब युद्ध, पुस्तकों के बीच में युद्ध। अब वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एंशियंट और मॉडर्न जो पुस्तकें हैं उनको लिखने वाले हैं, उनकी विचारधाराओं में जो युद्ध हुआ उसको जॉनथन स्विफ्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। द बैटल ऑफ द बुक्स। द बैटल ऑफ द बुक्स इज ए सटायर बाय जॉनथन स्विफ्ट। सबसे पहली बात यह है कि ये एक सटायर है। सटायर मतलब ये एक व्यंग्य है, व्यंग्यात्मक कविता है। इट वॉज पब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ द Prolegomena to his A Tale of a Tub in 1704। प्रोलेगोमेना का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी नोट, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ये जो बुक है ये उसकी दूसरी बुक जिसका नाम अ टेल ऑफ अ टब था, जो 1704 में पब्लिश हुई थी, उसका एक इंट्रोडक्शन है, यानी उसकी एक प्रस्तावना मात्र है। इट डिपिक्ट्स अ लिटिल बैटल बिटवीन बुक्स इन द किंग्स लाइब्रेरी हाउस्ड इन सेंट जेम्स पैलेसेस एट द टाइम ऑफ द राइटिंग। देखिए, इस बुक में बताया गया है लिटिल बैटल बिटवीन द बुक्स के बीच में जो साहित्यिक वाद विवाद हुआ उसको बताया गया है। और ये कौन सी बुक्स के बीच में हुआ? किंग्स लाइब्रेरी में जो बुक्स थी उनके बीच में वाद विवाद हुआ। यहाँ पर पुस्तकों के बीच में वाद विवाद से मतलब है पुस्तकों के लेखकों की विचारधाराओं के बीच में वाद विवाद। लेखक ने इस व्यंग्य में, ये एक एलिग्री है, एलिग्री का मतलब होता है दूसरे को संबोधित कर कर जब कोई बात बताई जाती है, रूपक जिसको कहा जाता है, रूपक के रूप में जिसको बताया जाता है वो एलिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर पुस्तकों के बीच में लड़ाई हुई वह जगह थी किंग्स लाइब्रेरी। एक बार नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि बैटल ऑफ द बुक्स में जो बुक्स की लड़ाई हुई वो कौन सी लाइब्रेरी में थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, किंग्स लाइब्रेरी में। और ये किंग्स लाइब्रेरी कहाँ पर है? सेंट जेम्स पैलेस में। Because of the satire, the battle of the books has become a term for the quarrel of the ancient and the moderns। इस बैटल ऑफ द बुक की वजह से ये जो शब्द है ये झगड़े का एक रूपक बन गया है। किस किस के बीच में? एंशियंट्स और मॉडर्न्स के बीच में ये एक झगड़े का कारण बन गया है। इट इज़ एन एपिक और हीरोइक पोएम। यह एक एपिक या हीरोइक पोएम है। एपिक मतलब महाकाव्य, हीरोइक पोएम है। और हीरोइक पोएम क्या होती है? अ हीरोइक पोएम इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन ए ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट। हीरोइक पोएम होती है किसी ग्रेट या सीरियस सब्जेक्ट पे, लेकिन उसको हम हंसी मजाक के तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मॉक एपिक ऑल्सो कॉल्ड मॉक हीरोइक। मॉक एपिक को हम मॉक हीरोइक भी कहते हैं। अ फॉर्म ऑफ सटायर, ये एक सटायर का एक रूप है
that adapts the elevated heroic style of the classical epic poem on a tribal subject। यानी इसका सब्जेक्ट जो है वो बड़ा ट्राइबल होता है। ट्राइबल का मतलब होता है तुच्छ, लेकिन इसकी जो भाषा होती है, इसकी जो स्टाइल होती है वो इलेवेटेड होती है। इलेवेटेड का मतलब होता है उत्कृष्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अनुरूप, यानी इसकी भाषा, भले ही इसका सब्जेक्ट मैटर ट्राइबल हो, लेकिन इसकी जो भाषा होती है वो उच्च स्तरीय होती है, क्लासिकल होती है। द बैटल ऑफ द बुक इज अ मॉक एपिक इन प्रोज। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बुक है द बैटल ऑफ द बुक, ये एक मॉक एपिक है और ये गद्य में लिखा गया है। इट्स सब्जेक्ट इज द कंट्रोवर्सी बिटवीन द कंपेनियंस ऑफ द एंशियंट लर्निंग एंड द कंपेनियंस ऑफ मॉडर्न लर्निंग। ये इसका थीम है। अगर आपको एक लाइन के क्वेश्चन का आंसर देना है कि द बैटल ऑफ द बुक का थीम क्या है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी यानी विरोधाभास। विरोधाभास किन किन के बीच में? कंपेनियंस ऑफ द एंशियंट लर्निंग, जो प्राचीन ज्ञान के विद्वान हैं, साथी है, उनके बीच में, और मॉडर्न लर्निंग के जो विद्वान हैं उनके बीच में कंट्रोवर्सी ही इस बुक का मुख्य थीम है। The purpose of the battle of the book was not to make a serious contribution to the controversy। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये बुक लिखने के पीछे ये उद्देश्य कतई नहीं था कि उस कंट्रोवर्सी को समाप्त किया जाए। The purpose of the battle of the book was not to make serious contribution to the controversy। जो कंट्रोवर्सी एंसेंट और मॉडर्न के बीच में चली आ रही है, बरसों से चली आ रही है, चाहे वो पुस्तकों के बीच में ही क्या, जीवन में भी हो सकता है। पुराने ख्यालों के लोग और नए ख्यालों के लोग में एक विरोधाभास होता है, लेकिन यहाँ पर लेखक बिल्कुल भी उस कंट्रोवर्सी को समाप्त नहीं करना चाहता। स्विफ्ट वॉज इनडिफरेंट टू द फिलोसफिकल क्वेश्चंस विच वर इन्वॉल्व्ड। स्विफ्ट यानी जॉनथन स्विफ्ट जो इस बुक का लेखक है, उसने उदासीनता दिखाई है, वो इनडिफरेंट है ऐसे फिलोसफिकल क्वेश्चन से जो इसमें उलझे हुए हैं। ना तो वो पूरी तरह से मॉडर्न का सहारा लेता है और ना ही वो पूरी तरह से एंशिएंट की बुराई करता है। ही वॉन्टेड टू एक्सपोज द पेटीनेस ऑफ द क्वारल्स एंड पेंडेंट्री, लेक ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द मॉडर्न्स। देखिए, उसने एक्सपोज किया है। एक्सपोज मतलब उसने बताया है। पेटीनेस मतलब तुच्छता, ऑफ द क्वारल झगड़े की जो तुच्छता है, यानी एक छोटी सी बात पे जो झगड़ा हुआ है। एंड द पेडेंट्री मतलब लैक ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द मॉडर्न्स। मॉडर्न जो लोग हैं उनके अंदर कल्पना शक्ति की जो कमी है, ऐसी चीज़ों को स्विफ्ट ने एक्सपोज किया है। स्विफ्ट यूजेस वेरियस सैटायरिक डिवाइसेस टू मेक हिज बुक अपीयर अ वर्क ऑफ डिटैच्ड व्यूअर। देखिए, डिटैच्ड और अटैच्ड का अपोजिट होता है डिटैच। अटैच का मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना और डिटैच का मतलब उस चीज़ से बिल्कुल विरक्त होना। स्विफ्ट ने इस किताब में बिल्कुल अलग अलग व्यंग्य के माध्यम से ये बताया है कि वो पूरी तरह से डिटैच्ड व्यूअर है। व्यू का मतलब देखने वाला और व्यू मतलब देखना, व्यूअर मतलब देखने वाला। यानी स्विफ्ट ने एंशिएंट और मॉडर्न्स को एक तटस्थ भाव से देखा है। ना तो उसने मॉडर्न का पक्ष लिया है और ना ही उसने एंशिएंट का पक्ष लिया है। स्विफ्ट फेल्ट this urge to write a satire on the moderns because his patron Sir Temple had emerged as a strong supporter of the ancient scholars। स्विफ्ट के अंदर एक अर्ज मतलब विनती, रिक्वेस्ट, एक उमंग थी टू राइट अ सटायर ऑन द मॉडर्न्स। वो मॉडर्न पे एक व्यंग्य लिखना चाहता था। और क्यों लिखना चाहता था? बिकॉज हिज पेट्रन, उसका जो संरक्षक है जिसका नाम सर टेम्पल है, हैड एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द एंशिएंट स्कॉलर। वह प्राचीन स्कॉलर का एक बहुत ही मजबूत सपोर्टर बन करके उभरा था। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी स्विफ्ट का जो संरक्षक है
वो है सर टेम्पल। और सर टेम्पल जो है प्राचीन विद्वानों के बहुत बड़े सपोर्टर थे, इसीलिए स्विफ्ट जो है मॉडर्न पे एक व्यंग्य लिखना चाहता था। ही हैड बीन अपोज्ड इन हिज आर्ग्यूमेंट बाय 2 स्कॉलर। लेकिन जब वह मॉडर्न पे व्यंग्य लिखना चाहता था उस समय उसको 2 स्कॉलर मिले, और वो स्कॉलर कौन थे? वॉटन एंड बेंटले। और वॉटन और बेंटले ने स्विफ्ट को बुरी तरह से विरोध किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, यानी तुम्हारे जो संरक्षक सर टेम्पल है उनकी बात को पूरी तरह से साबित करने के लिए मॉडर्न लेखकों पर व्यंग्य नहीं लिख सकते। स्विफ्ट वांटेड to reinforce and strengthen the stand which Temple had taken। लेकिन स्विफ्ट चाहता था कि उसके जो संरक्षक है सर टेम्पल, उनकी बात को मजबूती के साथ रखा जाए। The Battle of the Books begin with a note from the bookseller to the reader। ये जो बुक है द बैटल ऑफ द बुक, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक नोट से होती है। फ्रॉम द बुक सेलर टू द रीडर। बुक सेलर यानी जो बुक बेचने वाले हैं वो एक नोट पाठकों के लिए छोड़ते हैं और वहीं से इसकी बुक की शुरुआत हो जाती है। ही टेल्स द रीडर दैट इट रेफर्स टू अ फेमस डिस्प्यूट। वो हमें बताते हैं, पाठकों को बताते हैं बुक सेलर, एक फेमस डिस्प्यूट अबाउट एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग। एक डिस्प्यूट के बारे में बताते हैं कि किस तरह से एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। सर टेम्पल हैड टेकन द साइड ऑफ द एंशिएंट अगेंस्ट द चार्ल्स बॉयले। और इस वाद विवाद में सर टेम्पल ने एंशिएंट का पक्ष ले रखा है, और एंशिएंट में भी जो चार्ल्स बॉयले है उनका, हु हैड प्रेज द एंशिएंट राइटर फिलरीज। और सर जो चार्ल्स बॉयले हैं उन्होंने प्रशंसा की है एक ऐसे लेखक की जिसका नाम फेलरीज था। बट वॉन्टन एंड बेंटले हैड टेकन बॉयलेस साइड। लेकिन वॉन्टन और बेंटले ऐसे थे जिन्होंने बॉयले की साइड ली। अब आपके यहां पे समझ में आया होगा कि विलियम टेम्पल जो है वो एंशिएंट के फेवर में है, यानी वो एंशिएंट लेखकों के फेवर में है, और चार्ल्स बॉयले के अगेंस्ट में है। लेकिन वॉटन और बेंटले इन्होंने बॉयले की साइड ली है, ये इसके पक्ष में है। द कंट्रोवर्सी लीड टू अ बैटल बिटवीन द बुक्स देमसेल्फ। और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से, इसी विरोधाभास की वजह से बैटल ऑफ द बुक जो है शुरू हो गया। लिटरली इन किंग्स लाइब्रेरी। कहाँ पर? किंग्स लाइब्रेरी में। द मैनस्क्रिप्ट अबाउट द बैटल ऑफ बुक इज इनकम्प्लीट। अब अगर देखा जाए तो ये जो बुक है बैटल ऑफ द बुक, इसकी जो मैनस्क्रिप्ट है पांडुलिपि वो अभी भी इनकम्प्लीट है। सो वी स्टिल डोंट नो हु ओन। इसीलिए इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि आखिर विजय किसकी हुई। द मेन टेल बिगिंस विद रिफ्लेक्शंस अबाउट द काजेस ऑफ बैटल। मुख्य जो कहानी है मैन टेल वो शुरू होती है रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश डालते हुए युद्ध के कौन कौन से कारण थे उस पे, यानी युद्ध क्यों हुआ उस पे प्रकाश डालती है। मैनली, प्राइड एंड वांट, ये 3 चीजें थी जो युद्ध का कारण थी। मैनली मुख्य रूप से, किसको मुख्य रूप से महत्व दिया जाए। प्राइड घमंड, लोगों का घमंड, और वांट कमी, ये 3 चीजें थी जो युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। लाइक डॉग्स people fight over scarce resources but tend to be at peace during times of plenty। कुत्तों की तरह आदमी लड़ रहे थे, लेखक जो है कुत्तों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन कभी कभी वो शांति से भी बात कर रहे थे। There is a well-fed spider whose cobweb is decorated in the modern style।
अब ये जो बैटल ऑफ द बुक है इसमें एक सीन आता है और वो सीन है स्पाइडर और बी का। स्पाइडर मतलब मकड़ी और बी मतलब मधुमक्खी, उन दोनों के बीच में वाद विवाद चलता है। स्पाइडर और बी, स्पाइडर मॉडर्न का प्रतिनिधित्व करता है और बी मधुमक्खी जो है एंशिएंट का प्रतिनिधित्व करती है। देयर इज अ वेल फीड स्पाइडर। वेल फीड मतलब अच्छा, जिसका पालन पोषण हुआ है, ऐसा एक स्पाइडर है। हुज कॉबवेब इज डेकोरेटेड, जिसका जो मकड़ जाल है कॉबवेब वो बिल्कुल सुसज्जित है इन द मॉडर्न स्टाइल। और कैसा है? मॉडर्न स्टाइल में। एंड हु इज बेस्ट एट साइंस एंड मैथमेटिक्स, और वह साइंस और मैथमेटिक्स में बेस्ट है, यानी जो मॉडर्न है वो साइंस और मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। देयर इज ऑल्सो बी, और इसमें एक मधुमक्खी भी है। हु आर्ग्यूज फॉर द एंशिएंट वैल्यूज, जो पुराने ख्यालों की है, जो पुराने जो वैल्यूज है उसके पक्ष में तर्क देती है। बी वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, लेकिन जब वो बी चल के आगे आती है, मधुमक्खी चल के आती है, तो उस स्पाइडर के मकड़ जाल में फंस जाती है। यानी एंशियंट लोग आगे चल कर के मॉडर्न के मकड़ जाल में उलझ जाते हैं। दे बोथ क्वारल्ड ओवर दिस मैटर, और इसी मैटर पे वे लड़ाई लड़ते हैं। वे दोनों कहते हैं कि तेरा मकड़ जाल बिल्कुल बेकार है, ये तूने क्यों बनाया, ये किस काम का है। Aesop takes the opportunity to escape to the side of the ancient। फिर यहाँ पे एशोप जो है उसको मौका मिल जाता है और वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटी पकड़ लेता है टू एस्केप टू द साइड ऑफ द एंशियंट, ताकि वो एंशियंट की साइड से बच निकले। द स्पाइडर बॉस्ट ऑफ हिज नेटिव स्टॉक एंड ग्रेट जीनियस। अब जो स्पाइडर है वो सेखी बगाड़ता है, डिंग मारता है, वो कहता है क्या, ऑफ हिज नेटिव स्टॉक एंड ग्रेट जीनियस, उसके पास जो भंडार है, जिसके अंदर जो ग्रेट जीनियस है, उसके बारे में वो सेखी बगाड़ता है। पर्टिकुलरली इन आर्किटेक्चर एंड मैथमेटिक्स, और विशेष रूप से ये भंडार उसका किसके बारे में है, आर्किटेक्चर, भवन निर्माण कला, मैथमेटिक्स, गणित। वो कहता है मेरे पास इतनी अच्छी कला है कि मैं कितना शानदार जाला बुनता हूँ। वाइल द बी एंड द एंशियंट आर कंटेंट, जबकि जो बी है और जो एंशियंट है, मधुमक्खी जो है और उसके साथी जो पुराने ख्यालों के हैं, प्राचीन हैं, वो कंटेंट है। टू प्रिटेंड टू नथिंग ऑफ आवर ओवन बियॉन्ड आवर विंग्स एंड आवर वॉइस। वो कंटेंट है और वो क्या कहते हैं, टू प्रिटेंड टू नथिंग ऑफ आवर ओवन बियॉन्ड आवर विंग्स एंड आवर वॉइस। हमारे जो पंख है, हमारे जो वॉइस है, उसके बारे में। वाइल द बी एंड द एंशिएंट आर कंटेंट टू प्रिटेंड टू नथिंग ऑफ आवर ओवन बियॉन्ड आवर विंग्स एंड आवर वॉइस। दिस रिफ्लेक्शन इंस्पायर द बुक्स टू प्रिपेयर फॉर बैटल, और इसी वजह से ये युद्ध जो है शुरू हो जाता है। द मॉडर्न हैव लॉट्स ऑफ अगली वेपन्स, मॉडर्न्स के पास बहुत सारे बेहुदे हथियार है, अगली वेपन्स है। सम बल्कि फाइटर्स, कुछ उनके पास फाइटर्स भी है। विदाउट आर्म्स, जिनके पास हथियार नहीं है, करेज, हिम्मत भी नहीं है और डिसिप्लिन भी नहीं है। और इनमें कौन कौन है, इंक्लूडिंग एक्विनास, रोमन कैथोलिक चर्च, जिसके बारे में वो बात करते हैं, एंड ए क्राउड ऑफ डिसऑर्डरली एंड जनरली वर्थलेस राइटर। उनके पास एक भीड़ है ऐसे लेखकों की जिनमें कुछ भी नहीं मिलता। आधुनिक लेखकों के बारे में ये बहुत बड़ा व्यंग्य है। ऐसे लेखक हैं उनके पास जो चाहे जो लिखते रहते हैं, मन में जो भी आता है वो लिखते हैं, बस वो लेखक हैं। देयर आर फार मोर मॉडर्न्स देन एंशियंट, द एंशियंट्स बीइंग प्राइमरली ग्रीक, होमर, प्लेटो, अरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, एक्लिड, हेरोडोटस, बट ऑल्सो रोमन्स सच एज लिबी। और मॉडर्न्स जो है
देर आर फार मोर मॉडर्न देन एंशियंट। एंशियंट यानी प्राचीन काल में जितने लेखक हुए हैं उनसे कई ज़्यादा मॉडर्न हैं। द एंशियंट बीइंग प्राइमरी ग्रीक। एंशियंट लेखक तो सिर्फ कुछ गिने चुने लेखक हैं जिनके नाम इस तरह से बताए जा सकते हैं, जैसे होमर है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, हिपोक्रेट्स है, एक्लिड्स है, हेरोडोटस है, और ऑल्सो रोमन सच एज लिवी। कुछ लोग रोमन भी हैं जैसे लिवी है। फेट अलर्ट्स जाओ अबाउट द इम्पेंडिंग बैटल। फिर फेट जो है भाग्य, वो जौ को अलर्ट करता है आने वाले युद्ध के बारे में। इम्पेंडिंग बैटल मतलब भावी, संभावित। सिमिलरली टू होमर्स इलियड देयर इज ए बिग मीटिंग ऑफ द गॉड्स। जिस तरह से महान लेखक होमर की रचना इलियड में एक मीटिंग हुई थी देवताओं की, उसी तरह से इसमें भी एक मीटिंग होती है। मोमस इज ऑन द साइड ऑफ द मॉडर्न्स। मोमस जो देवता है वो मॉडर्न की साइड में है। पेलास, एथिना और हर क्लोज रिलेटिव। पेलास जो है एथिना या उसका जो क्लोज रिलेटिव है इज ऑन द साइड ऑफ द एंशियंट। ये एंशियंट की साइड में है। जो कंसल्ट द बुक ऑफ द फेट एंड लर्न्स व्हाट विल हैपन रिगार्डिंग द बैटल बट ही टेल्स नोबडी। जो सलाह मशवरा करता है द बुक ऑफ फेट, फेट की जो बुक है उससे, एंड लर्न्स व्हाट विल हैपन रिगार्डिंग द बैटल, और उसको पता है कि युद्ध में क्या होने वाला है, बट ही टेल्स नोबडी, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताता। मोमस जिसने मॉडर्न का पक्ष लिया था, एंगेज विद द गॉडेस क्रिटिसिज्म, वो गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म जो है उसके साथ मिल जाता है इन ऑर्डर टू गेन विक्ट्री, ताकि वो विजय प्राप्त कर सके। मोमस जो है क्रिटिसिज्म, मोमस जिसने मॉडर्न का सहारा लिया। अब हम जानते हैं कि क्रिटिसिज्म जो शब्द है वो मॉडर्न में आया है और मोमस इसीलिए क्रिटिसिज्म का सहारा लेता है ताकि वह विजय प्राप्त कर सके। शी सिट्स अपॉन द माउंटेन नेक्स्ट टू इग्नोरेंस एंड प्राइड हर पेरेंट्स। इग्नोरेंस और प्राइड से जो नेक्स्ट जो माउंटेन है वहाँ जाके बैठती है वो। और ये कौन है? इग्नोरेंस और प्राइड, ये इसके ही पेरेंट्स है। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, शी सिट्स अपॉन ए माउंटेन नेक्स्ट टू इग्नोरेंस और प्राइड। जब आदमी की अज्ञानता और घमंड खत्म हो जाता है तब जाके वो क्रिटिसिज्म पे पहुंच पाता है। और ये कौन है? हर पेरेंट्स, ये उसके माता पिता है। यानी इग्नोरेंस और प्राइड हर किसी में होता है, लेकिन जब वो इन दो चीज़ों को छोड़ देता है तो वो क्रिटिसिज्म पे पहुंचता है। शी अराइव्स टू डिस्पेंस हर क्रिटिकल बाइल एट द लाइब्रेरी टू सेव हर सन वॉटन। इसीलिए जो मोमस है, शी अराइव्स टू डिस्पेंस हर क्रिटिकल बाइल, बाइल मतलब होता है एंगर, एट द लाइब्रेरी टू सेव हर सन वॉटन। वो अपने पुत्र वोटन को बचाने के लिए अपना गुस्सा जो है उसको छोड़ देती है, डिस्पेंस कर देती है। शी डिस्गाइजेज हर सेल्फ एज बेंटले स्पीक्स विद हिम। वह अपना भेष बदल करके आती है जब बेंटले उससे बात करता है। सी एनकरेजेस हिम, वो उसको उकसाती है। एंड लीव्स हेल्पर्स विद हिम, और उसके साथ कुछ हेल्पर छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। द बैटल फाइनली बिगिंस, और फिर अंतिम रूप से युद्ध जो है शुरू हो जाता है। डिटेल्स ऑफ द बैटल वी मिसिंग इन सम ऑफ द एलिग्ड गैप्स इन द टेक्स्ट। युद्ध के बारे में जो डिटेल है वो कुछ जगह पे मिस हो रही है, गैप है उनमें एक। एरिस्टोटल फ्लिंजेस एन एरो एट बेकन। अरिस्टोटल मतलब अरस्तु जो है वो एक एरो चलाता है बेकन पे, विच मिसेज एंड हिट्स डेस्कार्ट्स। लेकिन वो एरो, वो बाण जो है बेकन के नहीं लगता है और उसके बजाय वो डेस्कार्ट्स के लग जाता है। होमर किल्स मैनी। होमर जो कवि है उसने भी बहुत सारे लोगों को मार दिया। वर्जिल इज अ बिट स्लो। वर्जिल थोड़ा सा धीरे चलता है।
एंड हिज हेलमेट इज़ टू बिग, और उसका जो हेलमेट है जो उसका बचाव करता है वो बहुत बड़ा है। ड्राइडन अपीयर्स, उसके बाद ड्राइडन आता है क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम वर्जिल, जो अपने आप को वर्जिल का डिसेंट जो है उत्तराधिकारी दावा करता है। वो कहता है मैं वर्जिल का उत्तराधिकारी हूँ, यानी जैसा वर्जिल ने लिखा था वैसा मैंने भी लिखा है। एंड ट्रिक्स वर्जिल इनटू चेंजिंग आर्मर विद हिम, और वो वर्जिल के साथ ट्रिक करता है और उसका रक्षा कवच जो है, आर्मर जो है, उसको ले लेता है। क्यों ले लेता है? वर्जिल्स वॉज बेटर, क्योंकि वर्जिल के पास ज़्यादा अच्छा रक्षा कवच था, यानी ड्राइडन ने वर्जिल को फॉलो किया। द रोमन पोइट लुकन and the modern epic poet Blackmore agree to exchange gift and fight no more। रोमन कवि लुकन जो है और मॉडर्न कवि एपिक पोइट जो है जिसका नाम ब्लैकमूर है, वो अपने गिफ्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं और सहमति से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, यानी इन दोनों ने एक दूसरे की स्टाइल को अपनाया। द गॉडेस डलनेस गिव्स द translator Thomas Creature flying figure of the poet Horace to fight। देवी डलनेस जो है वो क्या करती है? द ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेटर है थॉमस क्रीच, अ फ्लाइंग फिगर ऑफ द पोइट हॉरेस टू फाइट, वो उसको फ्लाइंग फिगर देती है हॉरेस से लड़ने के लिए। बट इट गोज बैडली फॉर हिम, लेकिन ये उसके लिए बुरा साबित होता है। इन द ट्रेडिशन ऑफ अनदर पुअर ट्रांसलेटर जॉन ऑगलबाय की तरह। द ग्रीक पोइट पिंडार सेज स्लेस मेनी, ग्रीक कवि जो पिंडार है बहुत सारे कत्ल करता है। एंड फाइनली फेसेस द मॉडर्न नेम्ड अब्राहम कावले, फिर वो अंतिम रूप से सामना करता है मॉडर्न कवि का जिसका नाम है अब्राहम कावले। टू हुम पिंडार शोज नो मर्सी, और उसके प्रति पिंडार कोई दया नहीं दिखाता। एंड कट्स इन टू, और वो उसको दो भागों में बांट देता है, क्योंकि पिंडार ने जो ओड लिखी थी वो दो भागों में बटी हुई थी। वीनस टेक्स द बेटर हाफ ऑफ हिज बॉडी, और वीनस जो है उसकी बॉडी का आधा हिस्सा ले लेता है। वीनस टेक्स द बेटर हाफ ऑफ हिज बॉडी, जो दो भागों में जिसको बांटा जाता है, इससे ऊपर हमने पढ़ा था। द ग्रीक पोइट पिंडार स्लाइज मेनी, ग्रीक पोइट पिंडार ने बहुत सारी चीज़ों को चीर डाला, उसने दो अलग अलग टुकड़े कर दिए। एंड फाइनली फेसेस द मॉडर्न नेम्ड अब्राहम कावले, फिर उसने अंतिम रूप से जो है अब्राहम कावले से सामना किया। टू हुम पिंडार शोज नो मर्सी, और पिंडार ने उसके प्रति कोई मर्सी नहीं दिखाई। एंड कट्स इन टू, और उसने उसको भी दो भागों में बांट दिया। वीनस टेक्स द बेटर हाफ ऑफ हिज बॉडी, और उसकी बॉडी का जो सबसे अच्छा पार्ट था उसको वीनस ने ले लिया। आफ्टर अनदर गैप इन द टेक्स्ट कम्स द एपिसोड ऑफ बेंटले एंड वॉटन, फिर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है टेक्स्ट में, और उस गैप के बाद एक एपिसोड आता है बेंटले और वॉटन का। द मॉडर्न आर ऑलमोस्ट रेडी टू रिट्रीट व्हेन बेंटले टेक्स अप देयर काज, मॉडर्न जो है ऑलमोस्ट रेडी, वो बिल्कुल तैयार है टू रिट्रीट, वापस लौटने के लिए। व्हेन बेंटले टेक्स अप देयर काज, जब बेंटले उनको उचित कारण बताता है। ही इज कंटेंसस एंड मैलिग्नेंट, वो बिल्कुल विरोधी हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। कंटेंसस का मतलब होता है दुश्मन, मैलिग्नेंट का मतलब होता है बिल्कुल बुरे इरादे वाला। दे फाइंड टू एंशियंट्स asleep, और वे दो एंशियंट को सोते हुए पाते हैं। बेंटले गोज फॉरवर्ड वाइल वॉटन स्टैंड्स बैक, बेंटले आगे चला जाता है और वॉटन पीछे खड़ा रहता है। बेंटले इज अबाउट टू किल द एंशियंट, बेंटले एंशियंट को मारने ही वाला था। When a fright, a child of one of the deities sensing danger stops him, उसी समय एक बच्चा, वन ऑफ द deities, उन देवताओं में से एक का बच्चा है जो डर जाता है और उसको डेंजर का आभास हो जाता है और वो उसको रोक देता है।
with the two ancients scaring him simply by moving in their sleep. With the two ancients, वो उन दो ancients के माध्यम से उसको रोकता है. Scaring him, जो उसको डरा रहे थे, simply by moving in their sleep, क्योंकि वो नींद में चल रहे थे. He at least takes their armor, और वह उनका रक्षा कवच ले लेता है. Wotan meanwhile tries to drink at the fountain on Mount Helicon, scared to the Muses. The fountain is named Helicon, but Apollo prevents from getting anything but mud. अब देखिए, वोटन मीनवाइल उसी समय ट्राइज टू ड्रिंक एट द फाउंटेन ऑफ माउंट हेलिकन. माउंट हेलिकन में से वो पानी पीना चाहता है. स्कैर्ड टू द म्यूजेज, सैक्रेड जो है टू द म्यूजेज. हेलिकन जो झरना है वो पवित्र झरना है और ज्ञान की देवियों के लिए है, और वोटन उसमें से ड्रिंक करना चाहता है. द फाउंटेन इज नेम्ड हेलिकन बट अपोलो प्रिवेंट्स हिम, लेकिन अपोलो उसको रोक लेता है. फ्रॉम गेटिंग एनीथिंग बट मड, उसको पानी नहीं पीने देता, सिर्फ वो कीचड़ जो है वो उठा पाता है. देखो कितना बड़ा व्यंग्य है. वोटन जो है ज्ञान की देवी के झरने में से पानी पीना चाहता है, लेकिन अपोलो उसको रोक लेता है और उसके हाथ में सिर्फ कीचड़ आने देता है. वोटन अटेम्प्ट टू किल सर विलियम टेम्पल, अ मॉडर्न हु सीम्स टू बी ऑन द एंशिएंट साइट. फिर वोटन जो है वो कोशिश करता है कि वो सर विलियम टेम्पल को मार दें. और सर विलियम टेम्पल कौन है? एक मॉडर्न है हु सीम्स टू बी ऑन द एंशिएंट साइड, जो खुद एंशिएंट की साइड लगते हैं उसको, विद डिवाइन हेल्प बट फेल्स. लेकिन वोटन ऐसा नहीं कर पाता. डिवाइन हेल्प भी वो लेता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो असफल रहता है. अपोलो इज सो फ्यूरियस एट वोटन्स अटेम्प्ट दैट अपोलो ऑर्डर्स बॉयले टू गेट रिवेंज. अब जब अपोलो ने ये देखा कि वोटन जो है सर विलियम टेम्पल को मारना चाहता था, तो अपोलो जो है बहुत नाराज होते हैं, फ्यूरियस हो जाते हैं, और वे बॉयले को ऑर्डर देते हैं रिवेंज के लिए, बदला लेने के लिए. बॉयले कैचेज अप टू द फ्लिंग वोटन. बॉयले वोटन को पकड़ लेते हैं, भागते हुए वोटन को. बट सीइंग बेंटले विद द आर्मर चेसिस बेंटले. सीइंग बेंटले विद द आर्मर, वो आर्मर के साथ देखते हैं, कवच के साथ देखते हैं चेसिस बेंटले, और फिर वो बेंटले को भगा देते हैं. द थ्री ऑफ देम फाइट, फिर वो तीनों के तीनों लड़ते हैं. द डिवाइन पेलास हेल्प बॉयले. डिवाइन पेलास जो है वो बॉयले की हेल्प करते हैं. बेंटन एंड वोटन आर किल्ड विद ए सिंगल स्ट्रोक. बेंटले और वोटन जो है वो एक स्ट्रोक में ही मर जाते हैं. एंड द टू मेन डाई इंटरट्विन, और वो दोनों व्यक्ति जो है एक दूसरे में उलझे हुए, इंटरट्विन मतलब उलझे हुए, मर जाते हैं. ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, और वे एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते. लाइक अ पेयर ऑफ स्क्यूअर्ड वुडकॉक, जैसे वुडकॉक के जोड़े को, स्क्यूअर्ड वुडकॉक जैसे एक वुडकॉक का जो जोड़ा होता है उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से जो वोटन और बेंटले हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता. थैंक यू गूगल. दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे गूगल से हेल्प लेनी पड़ी, उसके लिए बहुत बहुत आभार. और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यद्यपि ये बुक जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैंने पूरी तरह से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना. थैंक यू.